अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मेरे चैनल का नाम है उर्दू नॉवेल्स बाय माजिद। मैं आज आपके लिए नागराजा की अगली किस्त लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अरूश दोस्तों के साथ शॉपिंग करके घर की तरफ जा रही थी। इसने पिछले हफ्ते ही गाड़ी चलानी सीखी थी। अभी वो इतनी महारत से गाड़ी को सड़क पर नहीं दौड़ा सकती थी, मगर इसकी जिद मगर इसकी फितरत में ज़िद और अना खून से ज़्यादा मौजूद थी। इसीलिए वो रायान की ज़िद में गाड़ी चलाना सीखकर अब डैडी से बर्थडे से कबल ही गिफ्ट में गाड़ी ले ली थी। रायान इसका सौतेला भाई था। रायान की मम्मा को अरूश एक आंख तो क्या, तिरछी आंख से भी पसंद नहीं थी। ये वो औरत थी जिसकी वजह से अरूश की माँ घर से दरबदर हुई। अरूश की मम्मा राहील से इरफान की पसंद की शादी की थी, मगर शादी के बाद इन्हें अंदाज़ा हुआ इनका मेंटल लेवल एक दूसरे से मैच नहीं करता। आए दिन के हंगामे और लड़ाई रहने लगी थी। तब इरफान ने बाहर पनाह ढूंढी और बाहर इन्हें मरियम मिली, एक गरीब घराने की लड़की। इनके ऑफिस में जॉब की गर्ज से आई थी। मरियम का रखरखाव और धीमा लहजा इरफान को पसंद आया और फ़ौरन ही मरियम को प्रपोज कर दिया। मरियम भी अपनी गुर्बत से फरार चाहती थी। इसने भी सोचने के झंझट में पड़ने की बजाय हाँ कर दी। यूं मरियम और इरफान की शादी सादगी से हो गई। इरफान जब नई नवेली दुल्हन के साथ इरफान विला पहुंचे तो राहिला ने तमाशा बर्पा कर दिया। इस वक्त अरूश की पैदाइश में 2 माह रहते थे और अरूश के पैदा होते ही राहिला ने इरफान से तलाक लेकर अरूश को चंद माह रख के इरफान के हवाले कर दिया और खुद भी चंद माह बाद शादी करके कराची सुधार गई। अरूश को माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं मिला। मरियम से शादी के 1 साल बाद ही रायान पैदा हुआ। इरफान साहिब की फैमिली मुकम्मल थी, एक बेटा और एक बेटी। बहन भाई में 1 साल का फ़र्क था। अरूश मरियम को अपनी माँ की तलाक की वजह समझती थी। मरियम ने भी कभी अरूश की तरफ पेशकदमी नहीं की और ये गैप बढ़ता ही चला गया। इसीलिए अरूश रेयान से हमेशा ज़िद बांधती आई थी। ड्राइविंग भी रायान के मुकाबले में सीखी थी। अभी वो सही से गाड़ी चलाना नहीं जानती थी, मगर ज़िद्दी बला की थी। इसका अंजाम कभी सही नहीं हुआ करता था। अरूश के साथ भी यही हुआ। गाड़ी में हल्का म्यूजिक लगाए वो मगन अंदाज में बाहर सड़क पर निगाहें जमाए हुए थी। वो सामने आते नौजवान को नहीं देख पाई थी और एक्सीडेंट कर बैठी। ये सुनसान रोड था। घबराहट में अरूश से गाड़ी का दरवाज़ा भी खोलना दुश्वार हो चुका था। बहुत अजलत में वो गाड़ी से निकली और नौजवान को देखा, जिसका सर बुरी तरह जख्मी था और खून बह रहा था। वो बेहोश था। एक राह चलते राहगीर की मदद से अरूश ने जख्मी को गाड़ी में डाला और बहुत एहतियात से गाड़ी को चलाकर हॉस्पिटल लाई। ये तो अल्लाह का शुक्र था, मरीज को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, मगर सर पर जख्म गहरा था। अरूश बैठे बिठाए आफत में मुब्तला हो गई थी। कोताही इसी की थी, मगर वो फिर भी झिला रही थी। डॉक्टर का वो 10 दफ़ा सर खा चुकी थी। पेशेंट को होश आया या नहीं? डॉक्टर ने यही जवाब दिया, नहीं। मगर जब पेशेंट को होश आया, वो अपनी याददाश्त खो चुका था। अचानक लगने वाली चोट जहन पर गहरा असर छोड़ चुकी थी। मरीज को अपना नाम तक याद नहीं था। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई। वो डॉक्टर के साथ रूम में दाखिल होते हुए ऊंची आवाज में बोली, मगर मरीज को देखकर जहां थी वहीं रुक गई। अपनी जिंदगी में ऐसा मर्दाना वजाहत इसने आज तक नहीं देखी थी। आम से कपड़ों में मलबूस वो किसी रियासत का राजा लग रहा था। अरूश हैरान सी दरवाजे पर खड़ी थी। हेलो। अरूश उसके बेड के करीब आई। जाहिद इसे खामोश निगाहों से देख रहा था। सर में टीसें उठ रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? अरूश ने नॉर्मल अंदाज में दोस्ताना तरीके से मुस्कुराते हुए पूछा। जाहिद जहन पर जोर डालने लगा। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, वो बेबसी माथे को छूते हुए बोला। वो बेबसी से माथे को छूते हुए बोला। डॉक्टर खालिद इसके करीब गए। परेशान परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता याद आ जाएगा। कुछ हादसात अचानक से रोनुमा होते हैं जो जहन पर असरअंदाज होते हैं, मगर मेडिसिन से कुछ दिनों में इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। आप दिमाग पर जोर मत डालें, रिलैक्स रहें। कमजोरी की वजह से ये हो रहा है। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में इसे तसल्ली दे रहे थे। अरूश ने भी सुख का सांस लिया, वरना इसकी यादाश्त वाली बात पर वो परेशान हो गई थी। कुछ दिन इन्हें हॉस्पिटल रखना होगा। इन्हें दिमाग पर असर हुआ है। डॉक्टर खालिद बाहर आकर कह रहे थे। आप ड्यूज एडवांस में जमा करवा दें।
अरुष ने ठंडी आह भरी और पापा को कॉल मिलाने के लिए मोबाइल पर्स से निकाला। मामा ने बहुत हिम्मत जमा करके इन लोगों को इनकार किया था। इनकार भी क्या, बमुश्किल इसकी पढ़ाई का बहाना गढ़ा था। इतने अच्छे रिश्ते को इनकार, इन्हें दिल पर पत्थर रखना पड़ा। अगर माहिन बीमार ना हुई होती तो वो माहिन को मना कर दम लेती, मगर माहिन की बीमारी के आगे वो मजबूर हो गई थी। न जाने कौन सा रोग वो दिल को लगा बैठी थी। मामा के दिल में भी हौल उठ रहे थे। आज इसकी तबीयत कुछ संभली हुई थी। वो मामा के साथ लॉन में चहलकदमी कर रही थी। शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे। दिल कहीं जाहिद के पहलू में रह गया था। वो कहाँ गायब था? क्या वो बेवफाई कर गया था? इस तरह इंतजार की भट्टी में इसे जलता छोड़कर वो इसे कहीं धोखा तो नहीं दे गया? हजार किस्म के वसवसे दिल में सर उठा रहे थे। दिल की बेकरारी इसे चैन नहीं लेने दे रही थी। ना मामा की किसी बात पर इसका ध्यान था। सारा ध्यान बस जाहिद के पास था। तुम बेवफा हो, दिल से हो कुटती। माहिन का दिल क्या, माहिन का दिल किया यही फुट फुट कर रो दे। माहिन मामा की तेज आवाज से इसे होश की दुनिया में खींच कर लाई। माहिन, मामा की तेज आवाज इसे होश की दुनिया में खींच लाई। माहिन जैसे ख्वाब से जागी और खाली नजरों से मामा को देखने लगी। तुम ठीक तो हो ना? इसे इस तरह अजनबी अंदाज में देखते हुए मामा डर सी गई। जी मामा, माहिन मुख्तसरन जवाब देते हुए झूले पर बैठ गई। क्या सोच रही हो? मामा साथ चेयर पर बैठ गई। कुछ नहीं मामा, बस घर में रह रहकर अब उकता गई हूँ। माहिन आसमान पर उड़ते हुए परिंदों को देखते हुए जैसे वहीं इसी कबीले पहुंच गई थी जहां कदम कदम पर जाहिद इसका मुहाफिज रहा था। तो कहीं घूमने चले? मामा ने आइडिया दिया। नहीं मामा, अभी वीकनेस बहुत है। माहिन ने फौरन रद्द किया। मामा लंबा सांस भर कर रह गई। तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेकर आती हूँ, मामा इसके जर्द पड़ते चेहरे को देखते हुए बोली, और अंदर किचन की सिमत बढ़ गई। माहिन परिंदों को छोड़कर अब मामा को जाता देख रही थी। वो तन्हाई चाहती थी। दिल जाहिद की बेवफाई पर यकीन करने को तैयार नहीं था। यकीनन वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार है, वरना वो मेरा बन के कभी ना रह पाता, वरना वो मेरे बिन कभी ना रह पाता। वो खुद को तावील दे रही थी, मगर ये भी सच था। दिल के एक कोने में तरह गायब इस तरह इसके गायब हो जाने पर वहम भी सर उठा रहे थे। सदियों से इतनी तन्हा रही हूँ, इश्क तेरा भूल गई हूँ। ये दिन सदियों से ज़्यादा भारी थे। मोहब्बत में एक लम्हे की जुदाई अजाब हुआ करती है। मोहब्बत में जब जुदाई आती है, फिर सदियां हार जाती हैं। वो सदियों को हरा कर थकी हुई सी झूले पर बैठी थी। जुदाई का एक खामोश आंसू इसकी पलक से बहकर गाल को तर कर गया। यहाँ इतने दिनों से इसकी कोई खबर नहीं थी। सूरज के साथ इसका दिल भी डूब गया था। 3 दिन 3 दिन बाद जाहिद को डिस्चार्ज कर दिया गया। अरूश के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो घर की इनेक्सी में इसको ले जाती। अरूश दिल ही दिल में इसकी खूबसूरती को सराह रही थी। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक था। ब्यूटी पार्लर से वो आम सी शक्ल सूरत की मालिक थी। ब्यूटी पार्लर से सेटअप करवाने के बाद इसे कबूल सूरत कहा जा सकता था, इसीलिए वो खूबसूरती पर मरा करती थी। जाहिद का जहन बिल्कुल ब्लैंक था। इसे अपना वजूद हवा में तैरता महसूस हुआ। वो इसीलिए घर की बैक साइड पर आ गई, जहाँ इनेक्सी बनी हुई थी। अरूश ने किसी से मशवरा या इजाज़त लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इसकी इन्हीं हठधर्मियों की वजह से पापा इससे नाला रहते थे। अरूश ने एनेक्सी का दरवाज़ा बंद अरूश ने एनेक्सी का बंद दरवाज़ा खोला। आ जाओ यार, बाहर क्यों खड़े हो? अरूश ने इसे बाहर खड़े होते देखकर सवाल किया। वो आहिस्ता से अंदर आया। अंदर नागवार सी बू इसे महसूस हुई। अरूश आराम से खड़ी थी। तुम यहाँ रहो, बेफिक्र रहो। दवा वक्त पर लेते रहना। तुम्हारी यादाश्त तब ही लौट कर आ सकती है। इसीलिए दवा के मामले में कोई लापरवाही नहीं चलेगी मिस्टर मिस्टर हैंडसम। अरूश को वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। तुम्हें मैं किस नाम से पुकारूं? अरूश वही खड़े खड़े सोचने लगी। हॉस्पिटल में तुम्हारा नाम मैंने अजहान लिखवाया था, वही आज से तुम्हारा नाम है। ओके मिस्टर हैंडसम। अरूश ने इसका नाम डन किया। यहाँ तुम्हें मैं बोर नहीं होने दूंगी, अरूश मुस्कुरा कर इसे कह रही थी।
जाहिद चारों तरफ देख रहा था। इसे इस लड़की के वजूद से उलझन होने लगी। दिल की अजीब दिल की अजब बेकरारी थी, जिसे वो कोई नाम भी नहीं दे पा रहा था। खाना तुम वही, हमारे साथ खाना, और दिमाग पर बिल्कुल जोर मत देना। अरोश की लगावट बढ़ रही थी। जाहिद ने खामोश निगाहों से इसे देखा। मैं तुम्हारे लिए एक मोबाइल भी लेकर आती हूँ, ताकि तुमसे राब्ता रहे। वैसे भी मैं आती जाती रहूंगी, सो तुम बेफिक्र रहना। अरूश अब दरवाजे की जानिब गई। जाहिद इसे जाता हुआ देख रहा था, मगर मुंह से कुछ नहीं बोला। कोने में रखी हुई चेयर पर वो जा बैठा। कमरे की बू इसके दिमाग पर चढ़ रही थी। ये बदबू मैंने कहाँ महसूस की हुई है। वो जहन पर जोर देने लगा, मगर इसे कुछ याद नहीं आया। वो थक कर कुर्सी की पश्त पर सर टिकाकर आंखें मूंद गया। अरूश घर के हिस्से में आ गई, जहां इसने पापा को जाहिद का बताना था। हेलो पापा। अरूश स्टडी रूम में दाखिल हुई। हेलो माय चाइल्ड। पापा इसे खुद से अपने पास देखकर खिल उठे और किताब बंद कर गोद में रख दी। अरूश की जानिब मुकम्मल मतवज्जा थे। पापा। अरूश ने पापा के गले में बाजू डाली। पापा, मैंने आपको बताया था ना, एक एक्सीडेंट हुआ मुझसे। अरूश ने बात का आगाज किया। हाँ, बताया था। क्या अभी तक वो ठीक नहीं हुआ? पापा को लगा शायद वो इसी मसले में घिरी हुई है। पापा, वो बेचारा अपनी याददाश्त खो बैठा। ना इसे अपना नाम याद है, ना अपना घर। अरूश ने मुंह बसोरा, मगर पापा का माथा ठनक गया। तो पापा के तेवर खड़े हो गए थे। पापा, मैं इसे एनेक्सी में ले आई हूँ। मेरी वजह से ये सब हुआ, तो मुझे ही इस मामले को हैंडल करना होगा ना। और पापा अपनी बेवकूफ़ बेटी पर हैरत ज़दा थे, जो एक अजनबी को घर में इन्हें बताए बगैर ले आई थी। तुम पागल तो नहीं हो? अरूश, निकालो इसे अपनी एनेक्सी से। चोर डाकू तो नहीं वो? पापा का दिमाग घूम गया। नो पापा, वो यादाश्त खो चुका है। आप डॉक्टर से बेशक पूछ लो। ये पहली बार था जो अरूश पापा के आगे इस तरह सफाई दे रही थी। तुम अभी इसी वक्त इस नौसरबाज को घर से निकालो, वरना मैं इसे घर से धक्के देकर निकालता हूँ। पापा अपनी जगह से खड़े हो गए थे। पापा, अगर यही बात है तो अजहान के साथ मैं भी इस घर से जाऊंगी। एक मासूम इंसान मेरी कोताही से इस हाल में है। मैं अपनी इस कोताही को सुधारूंगी। मैं भी आपके इस घर से निकल रही हूँ। आपको ही ये घर मुबारक हो। अरूश का जलाल एक पल में लौट आया था और वो फौरन स्टडी रूम से निकली। पापा अपनी खुच्चर बेटी को दरवाज़ा पूरी कुव्वत से दे मारते देख रहे थे, जिसके सामने वो आज फिर बेबस थे। माहीन, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। वापसी पर पिज़्ज़ा लेते हुए आएंगे। आज स्टडी का दिन था, पापा भी घर मौजूद थे। आज इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। मामा चाहती थी वो बाहर निकले, वो अच्छा फील करे। मामा मूड नहीं। वो टीवी लॉन्च में बैठी टीवी को अदम तवज्जो से देख रही थी। नो बेटा, बस अब आप उठो, मामा के साथ बाहर निकलो, तबीयत बेहतर हो जाएगी। साथ सोफे पर बैठे पापा ने भी इसे कहा। बाबा, मैं ठीक हूं ना, प्लीज, वो लजाहत से बोली। नहीं, आप बाबा के लिए इतना नहीं कर सकती। बाबा ने यह कहकर इसे मुश्किल में डाल दिया। अब माहिन ने हथियार डाल दिए। जाहिद के बिना इसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मगर दुनिया में जीने के लिए बाकी रिश्तों को साथ लेकर चलना होता है। वो यहाँ मजबूर हो गई थी और खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई। मामा के साथ वो काफ़ी देर तक ख्वार होती रही थी। मामा, अब बस भी कर दें, क्या कल किसी की शादी में जाना है? माहिन आजज आ गई थी। मामा की शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही थी। माहिन अब बीच बाजार में रुक गई। चलो बेटा, बेटा चलो ना, वो शर्ट देख लेते हैं। मामा ने एक शर्ट की जानिब इसका ध्यान करवाया। मामा आप खुद ही ले, मैं गाड़ी में जाकर बैठ रही हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। मामा माहिन मुड़े बगैर सड़क क्रॉस कर गई। मामा इसे देखती ही रह गई। गाड़ी में बैठने से कबल माहिन ने एक झलक जाहिद की देखी। माहिन तेजी से गाड़ी से निकली। जाहिद एक गाड़ी में लड़की के साथ बैठा इसके पास से गुजर रहा था। माहिन के कदमों को जैसे जमीन ने जकड़ लिया। वो आंधियों की जद में थी। जाहिद यहीं इसी शहर में है, और इसे इस कदर अनजान वहम हकीकत बना इसके सामने आ खड़ा हुआ। इसका खौफ अपना मज... इसका खौफ अपना वजूद लिए इसके सामने था। जाहिद इसे भूल चुका था। माहिन की सांसें कुछ लम्हों के लिए रुक सी गई थी। माहिन ने गाड़ी पीछे दौड़ाना चाही, मगर गाड़ी हजूम में गुम होकर इसका हिस्सा बन चुकी थी।
माहिन को लगा इसकी आंखों ने धोखा खाया है, वो जाहिद नहीं हो सकता। वो तो मेरी मौजूदगी को खुशबू को महसूस कर लिया करता था, फिर अब कैसे मुझे देखे बिना मेरे पास से गुजर गया। नहीं जाहिद, तुम बेवफा नहीं हो सकते, ये सब झूठ है। मेरी आंखों को किसी और पर तुम्हारा गुमान गुजरा था, मगर दिमाग खामोश खड़ा दिल की झूठी तावीलों को देखकर तंजिया मुस्कुरा रहा था। तुम खुद को मजीद धोखा नहीं दे सकती। दिमाग ने दिल में सरगोशी की। वो जाहिद था, तुम्हारा जाहिद, तुम्हारा नाग राजा। वो तुम्हें भूल चुका है, तुम भी इसे भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती। दिल एकदम चीखा। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो मुझसे मोहब्बत करता है। ये सब झूठ है। तुम झूठ बोलते हो। दिल दिमाग पर बरस पड़ा। ओके, खुद को झूठ से खुश करना है तो करो। मेरा काम था तुम्हें हकीकत से आगाह करना। मत मानो, धोखे में खुद को रखो, मगर अब वो कभी लौट कर नहीं आने वाला। इसे नया शिकार मिल चुका है, अब वो पलट कर नहीं आने वाला। वो दुनिया में हर अनहोनी के होने पर यकीन रख सकती थी, मगर इसकी बेवफाई का यकीन करना इस जन्म में आसान नहीं था। वो इसे जान से मार देता, मगर इतना बड़ा धोखा देने से पहले एक बार इसकी मोहब्बत का तो सोच लेता। माहीन, मामा ने इसे झंझोड़ा। वो नींद से जागी। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? बीच सड़क पर क्यों खड़ी हो? मामा इसे देखकर परेशान हुई। मामा बस क्लास फेलो को देख लिया तो इसके पीछे भागी, मगर वो गाड़ी में बैठकर जा चुकी है। माहिन के लहजे में जमानों की थकन थी। आ जाओ बेटा। मामा इसीलिए गाड़ी में आ गई। माहिन का दिल कहीं बीच सड़क में इसी गाड़ी के टायरों में ही कुचला वहीं पड़ा रह गया था। गाड़ी रोको, जाहिद ने अरूश से तेजी से कहा। क्यों, क्या हुआ? अरूश हैरान हुई, मगर इसने गाड़ी नहीं रोकी। मैंने किसी को देखा, जाहिद परेशान सा बोला। किसे? अरूश गाड़ी रोक चुकी थी, मगर वो काफी आगे निकल आए थे। पता नहीं कौन थी, बस एक झलक ही देख सका। वो मायूस से पीछे की जानिब देखते हुए बोला। वैसे ही बहुत से चेहरों पर गुमान होता है। अरूश दोबारा गाड़ी चला चुकी थी। अजहान के पास पहनने को कपड़े नहीं थे, इसीलिए अरूश इसे शॉपिंग के लिए मार्केट लेकर आई थी। जाहिद का दिमाग बस इस एक झलक में अटक कर रह गया था। पता नहीं कौन थी, ऐसे लगा जैसे मैं जानता हूँ। जाहिद अफसोस में घिर गया। काश अरूश फौरन गाड़ी रोक लेती, मगर अब गाड़ी गेट से घर में दाखिल हो रही थी। ये एक महंगे इलाके में मौजूद बंगला था। इरफान की दिन रात की अनथक मेहनत गाड़ी पोर्च में रुक चुकी थी। अरूश गाड़ी से निकली और जाहिद भी। अरूश इसीलिए अरूश इसे लिए घर के अंदर आ गई। मरियम ने घर में जाहिद को देखकर खूब तमाशा लगाया, मगर हमेशा की तरह जीत अरूश की ही हुई। जाहिद अब अरूश के साथ साथ वाले रूम में शिफ्ट हो चुका था। जाहिद शॉपिंग बैग लिए रूम में आया। चलो जल्दी से न्यू ड्रेस पहन लो, अरूश ने इसे हुक्म सादिर किया। जाहिद को इसका हुक्मिया लहजा कतई पसंद नहीं था, मगर वह खामोशी से इसकी हिदायत पर अमल कर रहा था। इसे कुछ याद नहीं था। इसका जहन अंधेरों में डूबा हुआ था। इसके दिमाग की रोशनी कब लौटती, कुछ भी कहना कबले अज़ वक्त था। जाहिद वॉशरूम से कपड़े बदल कर बाहर आया। जीन्स शर्ट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। इसके बाल ब्राउन और आंखें काली थीं, जिन्हें देखकर चमक लपकने का अंदेशा हुआ करता था। 6 फुट इसकी हाइट थी, कसरती बाजू। अरूश इसे देखती ही चली गई। जाहिद को इसकी गर्म निगाहों का फौरन से एहसास हुआ। नागवार लकीरें जाहिद के माथे पर नमूदार हुई। लुकिंग डैशिंग। अरूश सताइशी निगाह से इसे देख रही थी। अब इसी तरह की ड्रेसिंग किया करना, इसमें बहुत जानदार लग रहे हो। अरूश ड्रेसिंग टेबल पर रखे परफ्यूम को उठा लाई और खुद ही जाहिद पर स्प्रे करने लगी। मैं कर लूँगा। जाहिद को अब अरूश के वजूद से उलझन होने लगी। परफ्यूम इसके हाथ से लेना चाहा। मैं कर रही हूँ तो तुम्हें क्या तकलीफ है? अरूश ने इसे झिड़का। जाहिद फौरन इसके पास से हटा और खिड़की के पास ठहरा। एक झलक इस लड़की की जाहिद को दीवाना कर रही थी। वो लड़की भी जैसे चौंक उठी थी। वो एक झलक इस अनजान लड़की की जाहिद की आंखों में समा गई। वो नए सिरे से इस लड़की के इश्क में मुब्तला होने वाला था, जिसकी खातिर वो माजी में अपनी सल्तनत को ठोकर मारकर इनके घर की खाक छानता रहा था। अरूश इसके पास आकर खड़ी हुई। जाहिद को वो लड़की बहुत अजीब लगी। मोहब्बत की तरसी हुई, एहसास से कमतरी का शिकार। क्या सोच रहे हो?
अरोश बाहर खिड़की से नजर आते लॉन को देखकर बोली, क्या सोचूं? कुछ सोचने के लिए कोई याद भी तो होनी चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। जाहिद ने खुद को बेबस पाया। तुम दिमाग को फ्रेश रखो, ज्यादा जोर ना दो, याद आ जाएगा। अरोश इसकी काली आंखों में देखकर बोली, जहां इसे अपना अक्स ढूंढने से भी नजर नहीं आ रहा था। एक निशान इसकी चौड़ी चौड़ी पेशानी पर उभर कर डूबा। तुम्हारे माथे पर बार बार ये कैसा निशान बनता है? अरोश ने अब ध्यान दिया। जाहिद ने अपने माथे को छुआ। कैसा निशान? वो हैरान हुआ। अजीब सा। अरोश इस निशान को कोई नाम नहीं दे पाई। जाहिद ड्रेसिंग टेबल के पास आया और देखने लगा, मगर इसे कुछ नजर नहीं आया। कुछ नहीं है यहाँ तो, वो आम से लहजे में कह रहा था। अरोश भी इसके साथ आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। अब वो दोनों शीशे में एक दूसरे के साथ खड़े थे। एक चांद था तो एक ग्रहण। अरोश की बदसूरत रवैयों का अक्स इसके चेहरे पर झिलमिलाकर इसे अजीब सा बना रहा था। चेहरे पर हमा वक्त शिकने तैमूर चढ़े रहते थे। अगर वो चेहरे को नॉर्मल रखती तो यकीनन पुरकशिश लगती। जाहिद फौरन सामने से हटा। अरूश कुछ लम्हों तक तो इसे देखती रही, फिर रूम से बाहर निकल आई। माहिन के दिलो दिमाग में जंग जारी थी। जाहिद की बेवफाई पर यकीन करे तो कैसे? दिल नहीं मानता था, मगर दिमाग की अपनी जिद थी। बेटा, कल कॉलेज जाना स्टार्ट करो ताकि तुम बिजी हो जाओ। इस तरह तो तुम खुद को न जाने किस तरह की सोचों में उलझाए रखती हो। मामा इसके साथ बैठी कह रही थी। जी मामा, मैं कल से जाया करूंगी। यही सोच रही थी। माहिन फीकी सी हंसी हंस दी। इसका दिल किया अपने ऊपर कह कहा लगा कर हंसे और दुनिया को बताए इसका महबूब इसे बेफिक्र हो चुका है। वो महबूब जो इसकी हिफाजत किया करता था, आज सरे बाजार इसे देखना भी इस महबूब ने गवारा नहीं किया था। यकीनन वो सब ड्रामा था। माहिन ने बहुत तलखी से सोचा। वो गलतफहमी की बुलंद मीनार पर खड़ी थी, जहां से इसे जाहिद नीचे खड़ा चूंटी की तरह छोटा नजर आया। पढ़ाई पर तवज्जो दो। मामा इसके लिए हद दर्जा परेशान थी। लास्ट ईयर है, अच्छे ग्रेड्स लेना, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। मामा ने इसे खुद से लगाए हुए कहा। जी मामा, मैंने अभी आगे बहुत पढ़ना है। माहिन बहुत दिक्कत से मुस्कुराई और इसी पल वलीद की मामा और बहन आ गई। अरूश कमरे से बाहर निकल आई। रायान बाहर हॉल में टीवी ऑन किए बैठा था। रायान अपनी मम्मा की तरह खूबरू था। आजकल वो बाबा के साथ बिजनेस देख रहा था। अरूश भी बाबा के साथ ऑफिस जाया करती थी। रायान का दिल अपनी बहन के लिए बिल्कुल साफ और शफाफ था। वो इसे बड़ी बहन वाली इज्जत और एहतराम दिया करता था, मगर अरूश का दिल किसी के लिए साफ नहीं था। रायान के पास से गुजरने लगी तो इसने आवाज़ दे दी, अरूश, ये बंदा कब तक यहाँ है? रायान टीवी का वॉल्यूम कम करता हुआ पूछ रहा था। क्यों? तुम्हें क्या मसला है इसकी मौजूदगी से? अरूश ने हस्बे मामूल उल्टा ही जवाब दिया। हमारे घर में एक गैर लड़का आया हुआ है और तुम कह रही हो मुझे मसला क्या है? रायान को अचंभा हुआ। तुम्हें मैं बहुत समझदार समझा करता था, मगर तुम तो बहुत नादान हो अरूश। रायान ने अब इसे समझाने की ठानी। तुमसे ज़्यादा ज़हीन हो। अरूश इसे टोकता हुआ अंदाज पसंद नहीं आया। अरूश को इसका टोकता हुआ अंदाज पसंद नहीं आया। अगर ज़हीन होती किसी पर इस तरह इतनी जल्दी यकीन ना करती। आजकल इस शहर के हालात से तुम वाकिफ हो। सब यहाँ ठग हैं। इस तरह तो तुम किसी को घर में घुसाए बैठी हो। रायान का समझाने का अंदाज अपना था, जो अरूश को एक आंख नहीं भाया करता था। वो अपने मामलात में किसी की मदाखलत कतई बर्दाश्त नहीं करती थी, चाहे इसका अपना सगा बाप ही क्यों ना हो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इसे जल्द से जल्द यहाँ से चलता करो। रायान का अंदाज दो टोक था। तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाले कौन होते हो? अरूश एक कदम रायान के करीब आई। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम मेरी बड़ी बहन हो। एक भाई होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है मैं अपनी बहन को समझाऊं, सही गलत अच्छे बुरे की पहचान करवाऊं। तुम मासूम हो, ज़माने को नहीं जानती। मैं अच्छे से समझता हूँ। रायान सोफे से उठ गया था। तुम मत भूलो मैं तुमसे बड़ी हूँ। बड़ा हमेशा बड़ा ही रहता है। सो तुम मेरे बाप बनने की कोशिश ना करो। अरूश का अंदाज बहुत बदतमीजी लिए हुए था। चलो बड़ी बहन तो माँ के बराबर है ना, इस हिसाब से मुझसे मोहब्बत से बात कर लिया करो। रायान के लहजे में अब उदासी सिमट आई थी। हम दो ही बहन भाई हैं।
कब तक एक दूसरे से यूं खिंचे ही रहेंगे? हम एक दूसरे का बाजू हैं। अरूश, मैं तुमसे बेशक बड़ा लगता हूँ, मगर मेरा दिल चाहता है मैं अपनी बहन का हाथ पकड़ कर चलूं। रायान की आंखों में आंसू उतर आए और हाथ अरूश की जानिब बढ़ा दिया। नहीं रायान, हमारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ का घर उजाड़ा है। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती। अरूश ये बात कहकर तेजी से अपने कमरे में आ गई। रायान से इसने बहुत बहादुर बनकर कह तो दिया, मगर ना जाने क्यों इसकी आंखों में आंसू आ गए। कमरे में आकर वो रो दी। कैसी हूँ माहीन? शर्मीन माहीन को मोहब्बत से देखते हुए बोली। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माहीन इनकी माहीन इनके सामने बहुत कंफ्यूज हो रही थी। तुम्हारे सामने है, बताओ मैं कैसी हूँ? शर्मीन आप भी बहुत हंसमुख तबीयत की मालिक थी। बाबा के दोस्त की वजह से दोनों फैमिलीज का एक दूसरे के घर काफ़ी आना जाना था। बचपन में माहीन वलीद के साथ खेला करती थी। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी, मगर जैसे जैसे वो दोनों बड़े होते गए, गैप आता गया। पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं आप, माहीन ने खुले दिल से तारीफ की। मगर दिल की हालत इन लोगों को अचानक देखकर बहुत अबतर हो चुकी थी। हाँ, मगर तुम क्यों इतनी मुरझाई हुई हो? आंटी ने बताया तुम काफ़ी बीमार हो। इसीलिए मम्मा ने कहा बस आज ही माहिन को देख कर आते हैं। वलीद भी आना चाह रहा था। मैंने ही मना किया कि अब मंगनी होने वाली है, थोड़ा दूर रहो। शर्मीन हंसकर भाई की हालत का बता रही थी। माहिन मम्मा को देखने लगी। मामा भी हैरान रह गई थी। बेशक ताहिरा ने वाज़े इनकार नहीं किया था, मगर इन्होंने ये कह दिया था अभी माहिन का रिश्ता तय करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि माहिन ने अभी मज़ीद पढ़ना है। इसके बावजूद वो लोग रिश्ते को इनकार नहीं समझे थे। मामा भी बेटी की उड़ती रंगत देख रही थी। मामा को मुस्कुराना धोबर हो गया था। शायद इन लोगों को साफ लफ्ज़ों में ही इनकार करना होगा। अभी तो हमारा इरादा नहीं बन रहा है। माहिन के लिए इसके बाबा कह रहे हैं बस एक ही बच्ची है, इसे खूब पढ़ाना है। मामा ने बात अब वाज़ेह अल्फाज में कही। वो लोग भी शायद इसी मकसद के लिए आए थे। वलीद की मामा ने असबात में सर हिलाकर बेटी को देखा, जैसे कह रही हो मैं कह नहीं रही थी। मगर शर्मीन सारी बात क्लियर करना चाहती थी। जी आंटी, बिल्कुल, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। शर्मीन ने मुस्कुराकर माहिन को देखा। माहिन ने सुकून का सांस लिया। जोड़े तो वैसे भी आसमानों पर बनते हैं, अल्लाह सब की बच्चियों के नसीब अच्छे करे। वलीद की मामा ने खलूस से दुआ की। एकदम आप लोगों ने इनकार कर दिया। आंटी, क्या हमारी कोई बात बुरी लगी थी? शर्मीन मामा से पूछ रही थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस मेरा अपना ख्याल है माहिन को अभी पढ़ना चाहिए, वरना ऐसा रिश्ता तो नसीब से मिला करता है। मामा दोनों को देखते हुए कह रही थी। ये सब तकदीर के खेल हुआ करते हैं, इंसान तो बेबस है। वो तो है आंटी, मगर माहिन जितना भी पढ़ना चाहे, हमें एतराज़ तो नहीं था। बहुत लड़कियां शादी के बाद भी पढ़ती हैं। पढ़ाई तो आज के वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। शर्मीन शर्मीन अपनी बात पर कायम थी, अलबत्ता इसकी मम्मा खामोश थी। हम खुद माहिन को आगे बढ़ाएंगे, इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। बेटा तुम सही कह रही हो, मगर अभी मैंने मगर अब मैंने सोचा मेरी तो एक ही औलाद है, इतनी जल्दी हम इसे खुद से दूर नहीं कर सकते। हमारे पास तो माहिन के अलावा और कुछ है ही नहीं। हम दोनों की हर खुशी माहिन से ही जुड़ी हुई है। इसके बाद ये घर सूना हो जाएगा। इसीलिए अभी हम माहिन की शादी नहीं कर सकेंगे। माहिन ने अब बात ख़त्म कर दी मामा ने अब बात ख़त्म कर दी थी। शर्मीन के पास भी कोई सवाल बाकी नहीं रहा था। माहिन की भी सीने में अटकी सांस बहाल हुई थी। माहिन अब रिलैक्स सी किचन में इनके लिए चाय बनाने के लिए चली गई थी। जाहिद की कोई खबर नहीं थी। शायद अब वो वापस आने वाला नहीं था। माहिन आज कॉलेज आई थी। जाहिद कदम कदम पर इसे मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा था। कॉलेज इसकी एप्लीकेशन पहुंचा दी गई थी, इसीलिए इसके इतने दिन की गैर हाजिरी पर इसे कॉलेज से निकाला नहीं गया था। जाहिद, इतना तुमने मेरा ख्याल रखा और फिर भीड़ में मेरा हाथ छोड़ दिया, तो साबित हुआ जिंदगी में कुछ भी दायमी नहीं। हर चीज़ ने वक्त के साथ बदल जाना है। माहीन की आंखें नमकीन पानी से भर गईं। माहीन, तानिया ने इसे आवाज़ दी। माहीन चौंक कर इसे देखे गई। कहाँ खो गई हो तुम? जब से आई हो ना लेक्चर पर तवज्जो है ना तो मेरी बात सुन रही हो। तानिया कहे बगैर ना रह सकी। बस इतने दिनों बाद आई हूँ, पढ़ने को दिल नहीं कर रहा। माहिन ने बात बनाई। क्यों, कहीं और दिल तो नहीं लगा लिया? शहाना ने इसे छेड़ा।
माहिन दिल में कराह कर रह गई। ऐसा लगा वो बेख्याली में इसके जख्म में उंगली डाल बैठी थी। जख्म काफी गहरा होता जा रहा था। जुदाई का कोई मौसम नहीं होता, वो कभी भी किसी भी लम्हे जिंदगी में दाखिल होकर सावन के महीने में भी झलसा देती है। माहिन इसी मौसम से गुजर रही थी। मोहब्बत की शाहराह पर अभी कदम ही रखा था कि आंधी ने हर चीज को मिटा डाला था। माहिन तल्खी से हंस दी। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ा करती। माहिन ने खुद को कंपोज किया। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कोई और ही फसाना सुना रही हैं। शाहाना ने बाकी दोस्तों को आंख मारते हुए माहिन को छेड़ा। वो सब कॉलेज लॉन में बैठी फ्री पीरियड्स का लुत्फ उठा रही थी। अच्छा, तुमने आंखें पढ़ना कब से सीख लिया? अब माहिन भी इनकी बातों को मजाक का रंग दे रही थी। बस बाकायदा कोर्स किया है। तुमने सीखना है तो बताओ, मगर फीस दुगनी लूंगी। आजकल हाथ जरा तंग है। इमामा भी इसकी इमामा भी इसी पल इनके पास आ गई। इसके हाथ में कार्ड्स थे। सब फ्रेंड्स इमामा की जानिब मुतवज्जा हो गई। इमामा इनकी कॉलेज फेलो थी। बहुत हल्ला गुल्ला पसंद हल्ला गुल्ला पसंद लड़की थी। यारो, मेरी बर्थडे है, ये रहा इसका कार्ड। तुम्हारे ग्रुप ने आना है विद गिफ्ट्स। आखिर में इमामा ने याद दहानी करवाई। इसके अंदाज में शरारत थी। भाई, हम तो खाली हाथ आएंगे। अभी मैं यही कह रही थी, हाथ बहुत तंग है। शाहाना ने अपनी हाथ शाहाना ने अपनी हथेली खुजाते हुए कहा। अच्छा, मेन्यू में क्या क्या है? इस बार शाहाना लबों पर जबान फेरते हुए बोली। शाहाना बहुत मनमौजी किस्म की लड़की थी। बात को शरारत का रंग दिए बगैर वो रह नहीं सकती थी। ये सरप्राइज है, इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो सरप्राइज देखने आना ही पड़ेगा। शाहाना ने फैसला सुना दिया। माहिन भी मुस्कुराकर इनकी बातें सुन रही थी। इमामा कार्ड देकर चली गई। वो लोग कार्ड पढ़ने लग गए। फंक्शन 2 दिन बाद का था। वो सब फ्रेंड्स वहां जाने की डिस्कशन करने में लग गए, मगर माहिन खामोश रही। तुम क्यों चुप हो? तानिया ने इसे टोका। यार, मेरा इरादा तो नहीं जाने का। माहिन ने हरी झंडी दिखाई। तुम हमारा प्लान खराब ना करो, शराफत से चलना। हम सब खुद तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करेंगे। शाहाना ने इससे आंखें दिखाई। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, माहिन ने बेबसी से कहा। तुम्हारे दिल की तो? शाहाना ने इसे घूरा। ज़ारा, इसके दिल का पता बताना कहाँ मिलेगा? इसकी खिदमत करके आते हैं, शाहाना ने ज़ारा से कहा। ये तो मुझे किसी मजनू की लैला लग रही है, ज़ारा ने दानिशमंदाना तबसरा किया। अरे नहीं, लैला काली थी, शाहाना ने फौरन रद्द किया। ये जूलियट है, सुना है बहुत हसीन थी। माहिन जैसी होगी। ये तानिया थी। माहिन अब खिल के मुस्कुराई। अरे ये हंस रही है, देखो ज़रा, शायद रियूमियों की बात याद आ गई, शाहाना ने बाकी फ्रेंड्स से कहा। माहिन ने पास रखा रजिस्टर शाहाना के सर पर दे मारा। बाज आ जाओ। माहिन के लबों पर इतने दिनों बाद हंसी हंसी खिली थी। "अ- अच्छे दोस्त बहुत बड़ी नेमत है, जिनके साथ वक्त गुजार कर इंसान अपनी ज़िंदगी के गमों को कुछ देर के लिए बुलाकर इनकी मस्ती में मगन हो जाता है। ये थोड़ा मुश्किल है, तुम बस ऐसे ही एडजस्ट कर लो", शाहाना ने बेचारगी से इसे मशवरा दिया। शाहाना की बात पर सारी दोस्तें हंस दी। गिफ्ट वो कल ही ले आई थी। ग्रे कलर का नेट का फ्रॉक जो कदमों से थोड़ा ऊंचा था। गले पर गले पर दुबके का काम था। बालों को स्ट्रेट किए वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। दिल में अफसरदगी का मौसम पंजे गाड़े हुए था। एक दिल किया ना जाए, मगर दोस्तों से वादा कर चुकी थी। वो मामा को बाय बोलकर गाड़ी में आ बैठी। बाबा इसे छोड़ने जा रहे थे। छम करके जाहिद की यादें चली आई। आखिरी फंक्शन में वो जाहिद के साथ गई थी, और आज वो इसके साथ नहीं था। दिल बेसाख्ता इसे पुकार बैठा, मगर वो नहीं आया था। शायद अब वो आएगा भी नहीं। माहिन ने तल्खी से सोचते हुए इसे बहते आंसू माहिन ने तल्खी से सोचते हुए अपने बहते आंसू साफ किए। इमामा का घर आ गया था। वो गाड़ी से निकल आई। इमामा का बंगला सजा हुआ था। शायद बहुत बड़ा फंक्शन है, माहिन ने दिल में सोचा, और गेट से अंदर आ गई। लॉन में अरेंजमेंट की गई थी। कुर्सियों के गिर्द टेबल लगाई गई थी। काफ़ी मेहमान आ चुके थे। माहिन चारों जानिब तायराना नज़र किए दोस्तों को ढूंढ रही थी। माहिन को एक जानिब इमामा खड़ी नजर आई। वो किसी के साथ खड़ी बातें कर रही थी। माहिन इमामा की जानिब चल दी। इमामा ने भी इसे दूर से आते देखकर हाथ हिलाया।
माहिन मुस्कुराई। हेलो, हैप्पी बर्थडे मामा। माहिन इसके पास जाकर गले मिलते हुए बोली और गिफ्ट इमामा को थमा दिया। हाय डियर, थैंक यू, इमामा ने इसे गले लगाए हुए कहा। बाकी ग्रुप कहाँ है? वो इसे तन्हा देखकर सवाल कर रही थी। मैं तो अपनी गाड़ी में आई हूँ, इन लोगों ने इकट्ठे आना था, न जाने कहाँ रह गई। माहिन ने इधर उधर देखते हुए कंधे उचकाए। चलो, वो लोग भी पहुंच जाएंगी, तुम इनसे मिलो। मेरी कज़न अरूश है। और अरूश, ये मेरी दोस्त माहिन है। इमामा ने साथ खड़ी अरूश को देखकर मुस्कुराना चाहा, मगर माहिन की मुस्कुराहट इसके लबों पर दम तोड़ चुकी थी। इसकी वजह इसके साथ खड़ा वो वजूद था। वो वजूद भी माहिन पर नजरें गाड़े खड़ा, दुनिया से बेगाना था। इसके सामने सब के वजूद गायब थे। सिर्फ एक वजूद खड़ा था, जिसके गिर्द रोशनी अपना हाला बनाए हुए थी। जाहिद दूसरी बार माहिन के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका था। इश्क की डोर थामे माहिन बुत बनी जाहिद को देख रही थी। दोनों के हाथ में मोहब्बत की डोर का एक एक सिरा था। एक वजूद दोबारा इसी के इश्क में मुब्तला हो चुका था और दूसरा वजूद गलत फहमी का शिकार इसे तंज से देख रहा था। करीब खड़ी मोहब्बत दोनों के गिर्द अपना हसार मजबूत करने वाली थी। मोहब्बत का अनदेखा वजूद दोनों के दिल में धड़कन बना धड़क रहा था। इस लड़की से ज़्यादा दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं। जाहिद के दिल ने चुपके से सरगोशी की। कहानी जारी है, इसका बकिया हिस्सा आप अगली किस्त में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अगली किस्तों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली किस्तें आसानी से मिल जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।